हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम 9 बजे डेली डिस्कस करते हैं जनरल साइंस को, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे यदि जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता है तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साइंस हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम लोग जनरल साइंस डिस्कस करते हैं। सामान्य विज्ञान को अध्ययन करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि एक विज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों में एक फ़र्क सा होता है। तो आपको विज्ञान के तह में नहीं जाना है, आपको एक ऊपर आपके अपने सिलेबस को कवर करते हुए सामान्य विज्ञान के बारे में समझदारी बनानी है। तो इस लेक्चर में हम विद्युत एवं चुंबक से संबंधित प्रश्न के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जितने लोग भी जुड़े हैं इस सेशन में, प्लीज़ एक बार पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने लोग भी हैं सब लोग जुड़ जाएं इस सेशन में। और डेली जितने लोग जुड़ते हैं आप सब लोग का स्वागत है। वैशाली मैम, पिंकी जी, राकेश जी, राहुल गुप्ता, विनय जी, काम्या मैम, ओम सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास ये रहा, और ये सभी प्रश्न पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितने में से कितना सही हुआ। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का उद्देश्य है। वैशाली मैम, आप कह रही थी कि सर पेन का कलर चेंज कर लीजिए। मैम एक्चुअली में ये रेड है, तो मुझे लगता है कि ब्लैक कलर का फंट है तो आपको रेड अच्छे से दिखाई देगा। यदि फिर भी सही नहीं है तो आप कमेंट कर सकती हैं। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का क्या उद्देश्य है ना? फ्लोरोसेंट लैंप की बात करेंगे। ये वही वो फ्लोरोसेंट लैंप है। आपको मालूम है क्या है? आपने कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL आपने देखा होगा, CFL, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का क्या उपयोग होता है? तो आपको मैं बता दूं कि यदि आपके घर में आप देखते होंगे, यदि आपके पास 100 वाट का सूर्या बल्ब है और 9 वाट का यदि आप CFL लेके चले आएँ, LED बल्ब लेके चले आएँ, तो किसकी रोशनी ज़्यादा होगी? तो आपको पता होगा कि सर हमारे पास इस LED की रोशनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो LED बल्ब होता है हमारा, ये 95% प्रकाश देता है और केवल 5% ही ऊष्मा देता है। लेकिन आप विद्युत बल्ब की बात करेंगे तो 85% आपको हीट मिलता है सूर्या बल्ब से, और शेष आपको प्रकाश मिलता है। तो इस सवाल को यदि आपको नहीं पता तो भी आप एलिमिनेट करके इस ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपने पेपर में पढ़ नहीं रखा है तो। एलिमिनेट कैसे करते हैं ज़रा सोचिए। वायुमंडलीय दाब को हम कैसे नापते हैं? एलिमिनेट करने सीखिए। वायुमंडलीय दाब को हम कैसे नापते हैं? इसको हम नापते हैं बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। और आविष्कार किसने किया था? टार्सली ने किया था, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁻³ क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे कहते हैं हम पास्कल भी कहते हैं, या एक बार भी कहते हैं, क्योंकि एक बार में कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या हम पारे के टर्म में बोलें या मरकरी के टर्म में बोले तो हम कहेंगे 76 सेंटीमीटर पारा, या फिर 760 Hg ऑफ पारा, या फिर यही प्रेशर आपको 10 मीटर के पानी की गहराई में जाने पर मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। विद्युत धारा को हम नापते हैं किससे? अमीटर से नापते हैं विद्युत धारा को, अमीटर से। वोल्ट मीटर से हम नापते हैं वोल्टेज को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। अब आपसे सवाल एक पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि हम विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? ये पूछा जा चुका है पेपर में, तो आपको याद रखना है कि किसी चालक में, चालक इन द सेंस कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से आवेशों का प्रवाह हो सके। हमने कहा कि ये हमारे पास एक लंबा रॉड है, यदि इसमें से चालक प्रवाहित हो पा रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये चालक है, इसमें से विद्युत धारा भी गति कर सकती है। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से,
Q बराबर क्या होता है, IT होता है। फार्मूला याद कर लेना मेरे लाल, पेपर में आता है प्रश्न, ठीक है ना। तो I का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो Q बटे क्या हो जाएगा, Q बटे T हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा T को यदि 1 कर दें तो I बराबर Q हो जाएगा। मतलब एकांक समय में, परिभाषा बनाइए, एकांक समय में आवेशों, बहने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये प्रश्न में रेलवे में आ चुका है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर में 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन बात को भी आप याद कर लेना, 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, सारे पॉइंट पेपर में आ चुके हैं, ये बात याद रखना। दूसरा सवाल हमारे पास, राहुल जी, राकेश जी, आप लोग बिल्कुल सवाल को अच्छे से सॉल्व किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। आपको सवाल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इसको सीखने के लिए तो आप आए हैं। आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे क्यों आते, ठीक है वैशाली मैम। एक समान विद्युत चुंबकत्व क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है, देखिए मैं इस सेशन में हम लोग विद्युत और चुंबक दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, है ना। आपको पता होगा कि चुंबक की परिभाषा जो आप घिसा पिटा जानते हो कि चुंबक वो पदार्थ होता है जो अब लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप यहीं सब तक सीखे हैं। चुंबक के इसके साथ आप सीखे होंगे, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। और साथ ही साथ में आपने ये भी सीखा होगा कि जो चुंबक होते हैं जैसे हमारे पास इसमें भी एक नॉर्थ हो गया, इसमें साउथ हो गया। तो समान ध्रुवों के बीच क्या होता है हमारे पास, डिस्ट्रैक्शन होता है ना। समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है ना। है ना। तो ये बात आप याद रखना कि जो समान ध्रुव होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, हमेशा उनके बीच में गैप बना ही रहता है ना। आप और विपरीत ध्रुव का मतलब क्या होगा, विपरीत ध्रुव में हमेशा आकर्षण होता है। जैसे आप देख लीजिए, एक लड़का है, एक लड़की है, तो इनके बीच में कितना अट्रैक्शन होता है। आप इसे चाहे प्यार का नाम दे दीजिए, चाहे कुछ भी नाम, दोस्ती का नाम दे दीजिए, लेकिन इनके बीच में जितना अट्रैक्शन रहेगा, एक लड़की के मध्य में उतना नहीं रहेगा, एक लड़का के मध्य में उतना नहीं रहेगा। याद रखना, सिर्फ कहने की बातें होती हैं, है ना। जब तक कोई से ट्रू लव नहीं हुआ है तब तक ये लड़के समान ध्रुव के बीच में आकर्षण आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जब ट्रू लव हो जाएगा ना, सब खत्म हो जाता है, याद रखना। तो फाइनली कहने का मतलब यही है कि विपरीत ध्रुवों के मध्य ही आकर्षण होता है मैक्सिमम, है ना। और समान ध्रुवों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आप पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना मेरी बातों को, ठीक है, दिल पे मत ले लेना। नहीं पता चला कि जो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो बिल्कुल वहाँ से दोस्ती ख़त्म कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक जनरल चीज़ें हैं, साइंस कहती है। तो बात करें, आपने इतना तक देख लिया। तो सरल रेखा क्या होता है, जब हमारे पास ओम के नियम में हमने देखा था कि विभवांतर और धारा के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या होता था, एक सरल रेखा होता था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास समांतर रेखाएं। जरा एक बार सोचना कि हमारे पास जब भी इस तरह से हमारी जो अर्थ होती है, इस तरह से जो हमारी गति कर रही है, कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया हमारे पास पश्चिम से कहाँ कर रही है, पूरब कर रही है, पश्चिम से पूरब जो गति कर रही है, तो ये होता है हमारे पास नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। तो जब भी हमारे पास चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं, हमारे पास आती हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ आने से इसलिए होता है कि आपको कहा जाता है कि भाई उत्तर दक्षिण करके अपना मुंडी मत सो। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल एक्टिव रहती हैं और आपको रात में उल्टे सीधे सपने आ रहे होते हैं। तो यही रीजन होता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास समांतर रेखाएं। एक उदासीन बिंदु भी होता है जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, आप याद कर लेना ज़रा ध्यान से। कूलाम का नियम प्रश्न में आ चुका है, आप याद रखना कूलाम का नियम क्या होता है। तो याद रखना हमारे पास एक आवेश ये है, एक आवेश हमारे पास ये है, ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल देखो लगेगा। आकर्षण बल तब लगेगा जब हमारे पास एक प्लस दूसरा माइनस हो। यदि सोचो, यदि ये प्लस है
ये माइनस है वो प्लस है, इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। यदि दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, मैंने अभी बताया है ना। यदि हमारे पास दोनों प्लस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो भी लगेगा उसका मान क्या होगा, F इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान के R स्क्वायर, यही मान होता है। इसे भी आप याद रखना कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक। किसी चालक पर किस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, जरा एक बार बताना। चालक के प्रतिरोध की बात करते हैं, है ना। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है हमारे पास, रुकावट। क्या होता है, रुकावट। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम। ओम मतलब ये, इसका प्रतीक क्या होता है, ओम। और प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं मेरे दोस्त, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। और प्रतिरोध को हम ऐसे कैसे करके दिखाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में। जब समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं, बस एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, PhD नहीं करनी है। समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/R बराबर के 1/R1 प्लस से 1/R2 प्लस के 1/R3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। अब साथ ही साथ में ये भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे कि जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध की जो डिपेंडेंसी जो होती है, हमारे पास जो प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा जब लंबाई को हम बढ़ाएंगे, या प्रतिरोध घटेगा जब हम लंबाई को घटाएंगे। पहला क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट मीन्स वी हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R, देन वी हैव फाइंड आउट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ A। इट मीन्स क्या होता है कि यदि हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो R बढ़ेगा और R को बढ़ाएंगे तो A घटना चाहिए, ठीक है। यही दोनों संबंध होता है। तो दोनों को मिलाकर हम एक समीकरण बनाएंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। आपको पता है जब ये हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती जो साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, जब कांस्टेंट हटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, R इक्वल टू ठीक है। तो इन सबको एक साथ यदि हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R इक्वल टू ρL/A। तो एक बात हमेशा इस फार्मूले को याद करना, और पेपर में हमेशा टर्म एंड कंडीशन देकर के सवाल पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना, चाहे आप टेक्निकल के हो, चाहे आप साइंस पढ़े हो नहीं पढ़े हो, एग्जामिनर से इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपके सिलेबस में यदि जनरल साइंस है तो वो आएगा ही आएगा, है ना। तो लंबाई बढ़ने पे आपने देख लिया, लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ता है बिल्कुल। अनुप्रस्थ क्षेत्र क्रॉस सेक्शनल एरिया में कमी करने पे भी बढ़ेगा, मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा ये बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, और तापमान बढ़ाने पर भी बढ़ेगा, इसका मतलब ऑल ऑफ, है ना। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सही है। आई होप हमने अच्छे से एक कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने इस प्रश्न को देख लिया है। और एक बात हमने और एक बार क्लियर कर लूँ, जहाँ जहाँ चालक की बात आएगी तो इसका मतलब ये समझ मत लेना कि बस का चालक, ठीक है। यहाँ पे चालक का अर्थ है कि जो अपने अंदर से आवेशों को प्रवाहित होने दे, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल की बात करें, आप ध्यान समझना ज़रा। यदि हम कहें कि हमारे पास चिंटू है और चिंटू ज़मीन पे खड़ा है ना, ज़मीन पे खड़ा है, यहाँ पे फ्रिज रखा है, और जैसे ही चिंटू ने इस फ्रिज को पकड़ा और इसमें मान लीजिए ये लोहे की रॉड है ना। तो लोहे की मतलब कि कैसे समझाऊँ आपको, ठीक है। यदि हमारे पास ये चिंटू है ऐसे करके, और ये बिजली का खंभा है ऐसे करके, तार ऐसे जा रहा है, और चिंटू क्या करता है, हीरो बन के इसको पकड़ लेता है। यदि चिंटू को लाइट मार दिया, चिंटू ज़मीन पर है, चिंटू को लाइट मार दिया तो इसका मतलब क्या है, चिंटू एक चालक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजली एक चालक की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि चिंटू के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धरती में जाने का मतलब कोशिश करेंगे, क्योंकि धरती क्या है, विद्युत की चालक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यदि चिंटू को लाइट नहीं मारता है इसका मतलब क्या है कि ये कुचालक है, ठीक। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित करते हैं, है ना। तो ऊर्जा हमेशा रूपांतरित होती है, और ऊर्जा का मात्रक हमने बताया था क्या होता है, जूल होता है। जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं,
इतनी बात याद है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये त्वरण होता है, चाहे रेखीय त्वरण हो जाए चाहे गुरुत्वीय त्वरण। याद रखना त्वरण हमारे पास दो प्रकार का होता है, जो एक्सीलरेशन होता है त्वरण वो हमारे पास दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, जब यदि आप किसी रोड पर चल रहे हैं मेरे दोस्त, तो वहाँ पे रेखीय त्वरण होता है, लीनियर जब मोशन आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ए होता है वहाँ पे, है ना। जब आप गुरुत्वीय कर्षण के अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब आप गति कर रहे होते हैं तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, जिसका मान क्या होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब क्या करता है, यह क्या करता है, यह ऊष्मा, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत को ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। पंखा क्या करता है, पंखा मोटर होता है, ये इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल डिवाइस होता है। जैसे हमारे पास पंखा कोई होता है तो आप क्या करते हो, जब पंखा लगाते हो तो क्या उसमें बटन दबाते हो तो उसमें लाइट जाती है तो घूमने लगता है, घूमने लगा मतलब मैकेनिकल काम करने लगा, यांत्रिक कार्य करने लगा। बैटरी द्वारा ये काम करते हैं। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में विद्युत अपघट्य पानी भरा होता है ना, और यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। मोटर भी वही काम करता है। मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को लेगा और घूमते हुए अपना कार्य करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है। निर्धारित वस्तुएं जो निम्न तापमान पर अपने पूर्ण विद्युत प्रतिरोध को खो देती हैं क्या कहलाती हैं। ठीक है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। और चालक हमने देख लिया, चालक वे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है। मतलब विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, प्रवाहित होती है। अब कहोगे सर एग्जाम्पल जैसे बताओ, चांदी ले लो, है ना, चांदी ले लो, उसके बाद कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, लोहा ले लो, धातु ले लो, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, पृथ्वी ले लो आप, ठीक है, जल ले लो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, चालक हैं एक तरह। ठीक है। और चांदी जो होता है हमारे पास, चांदी वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास कॉपर, मतलब तांबा, है ना। आपको जैसे ही मतलब तार लाना हो तो आप कॉपर का तार लाओगे तो अच्छी तरह से वो कार्य करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। बाकी तार लाओगे तो ख़राब हो जाएंगे, है ना। अब सवाल उठता है कि यदि सर हमारे पास यदि चांदी सबसे विद्युत धारा का अच्छा स्रोत है तो हम चांदी क्यों नहीं यूज करते। तो मेरे दोस्त चांदी इतना महंगा पड़ जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए आपके खंभों में चांदी हम नहीं लगा पाते हैं। एक तो मैरिज में किसी के आभूषण बनाने के लिए अपने गहने बनवाने के लिए तो चांदी मिल नहीं पाता है। तो बताओ इतना लंबा पूरे ट्रांसमिशन लाइन पूरे इंडिया में बिछाने के लिए चांदी कहाँ से मिल पाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी। तो दूसरे नंबर का आता है हमारे पास कॉपर, तो हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, वो भी उसके साथ कुछ इंग्रेडिएंट मिला करके। ठीक है, तो आपको बस थ्योरेटिकली पढ़ना है। हमने कहा है जनरल साइंस की क्लास है, आप इंजीनियरिंग में की क्लास होती तो हम जरूर आपको बताते हैं कि क्या क्या रीजन्स हैं, है ना। सिर्फ आपको यहाँ ये समझना है कि जो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी है, और दूसरे नंबर पे क्या है, कॉपर है, मतलब तांबा है। आई होप क्लियर हुआ। कुछ चालक समझते हो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। अच्छा, सूखी लकड़ी भी, हरी लकड़ी भी क्या होता है, विद्युत की सुचालक होती है। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, सूखी लकड़ी हो गया इत्यादि। अर्धचालक क्या होता है, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, लेकिन कुछ कंडीशन में, मतलब वो विद्युत के सुचालक भी होते हैं, कुचालक भी होते हैं। कुछ अवस्थाओं में सुचालक होते हैं, कुछ अवस्थाओं में कुचालक होते हैं। सुचालक कब होते हैं, जब इनका ताप बढ़ाओगे आप तो इनकी चालकता बढ़ने लगती है ना। तो यही क्या हो जाते हैं, यही हमारे पास अर्धचालक हो जाते हैं, मतलब आधा चालक। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अतिचालक, है ना। एक इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतिचालक। अतिचालक क्या होता है जरा सोचो, बताओ अतिचालक क्या होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, जरा बताओ हमारे पास कि ये हमारे पास ये है। इस सवाल का जवाब दो और साथ ही साथ में आप इन दो सवाल सामने लिख रहे हैं इनका भी जवाब दो आप। ये हमारे पास 3 ओम है, ये हमारे पास 4 ओम है, ये हमारे पास 4 ओम है, ए और बी। ठीक है ना, ए और बी पूछा आपके पास, ए
व बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, जल्दी बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होता है। तो ए बी के देखो किस क्रम में जुड़े हैं, ज़रा देखो कि ये किस क्रम में जुड़े हैं, ये किस क्रम में जुड़े हैं, ज़रा देखो क्या है, ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस के R2 प्लस के R3 प्लस जितने होंगे आप जोड़ दोगे, तो मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस के 4 प्लस के 4 मतलब के 11 ओम इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी आते हैं पेपर में। तो आप याद रखिएगा पेपर का जो लेवल है हमेशा टफ होता रहेगा, लेकिन टफ का मतलब ये नहीं कि आपके लिए एक अलग सिलेबस की रचना कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिद्धांत है उसी सिद्धांतों के प्रश्न से यदि आप A प्लस बी पढ़ के गए तो वहाँ पे A माइनस बी आ जाएगा, है ना, बस यही अंतर होगा। और बाकी तो इतने पेपर हैं, तो इन्हीं पेपर से घुमा फिरा के प्रश्न हमेशा बनते हैं। ठीक है, इसलिए पिछले साल का पेपर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रत्यावर्ती धारा AC को DC में दिष्ट धारा परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त साधन कहलाता है। बताओ, वैशाली मैम, पिंकी मैम और प्रभाकर जी, विदित और ये किसका नाम है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, जल्दी बताइए। लाइफ, बियॉन्ड लाइफ है ना, याद आएगा, बियॉन्ड लाइफ बहुत अच्छा है ये नाम, बियॉन्ड लाइफ। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा AC को DC में बदलने के लिए क्या उपयुक्त साधन है। तो हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब सिंपल यही होगा कि ऐसी धारा जो एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी दिशा बदलती है ना, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, बदलती हुई धारा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, है ना, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है ना। इसका वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी, और करंट की बात करें तो I बराबर के I0 साइन ओमेगा टी, यही होता है हमारे पास। तो जब ये अपनी मार्क बदल रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच का जो गैप है, इसका जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। यही हो कि आप जब बिजली का तार आपके हाथों में आता है तो एक बार में 50 झटके लगा देता है ना। ये AC हो गया अल्टरनेटिंग करंट, और DC क्या होता है, दिष्ट धारा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक सीधी रेखा जाती है, कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक, डायरेक्ट करंट। तो सिंपल आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप क्या पहचानोगे कि DC मतलब जब भी DC की बात आएगी दिमाग में आना चाहिए एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, इसमें प्लस को प्लस दूसरे को माइनस करना जरूरी है। अच्छा, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, AC DC में फ़र्क क्या करोगे आप। एक AC हो गया और दूसरा DC हो गया, सिंपल से समझना। AC है तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लस माइनस होगा, जरूरी है प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ो, माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ो। इसमें क्या है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है ना, कोई ज़रूरी नहीं। दूसरी बात क्या है, इसमें 2 कलर होंगे, जैसे रेड होता है, एक ब्लैक हो गया, है ना। तो ज़रूरी है, जैसे हमने कहा कि एक रेड हो गया, एक हमारे पास रेड हो गया और दूसरा हमारे पास ब्लैक हो गया, है ना। अगला भी हमारे पास एक ब्लैक तार हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास रेड हो गया, इस तरह से। तो इन दिनों के यदि जोड़ना है तो यदि हम AC की बात करें, AC के केस में आप कैसे भी जोड़ दो, ऐसे भी जोड़ दोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी जोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करें, यदि हम DC की बात करें तो DC में क्या होगा कि बहुत ज़रूरी है कि इसको आप लाल वाले को लाल के साथ जोड़ो, इस वाले को इसके साथ जोड़ो DC केस में, तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो जिसमें प्लस माइनस होना है ना आ जाए, समझना कि ये DC करंट है। तो क्या है हमारे पास, रेक्टिफायर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यों वैशाली मैम क्या होगा, रेक्टिफायर तो होगा, बताओ, रेक्टिफायर होगा। AC को DC में बदलना। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर है ना, जनरेटर क्या होता है, विद्युत धारा को विद्युत क्या करता है, एक करंट को जनरेट करता है ना। कौन से नियम पे, फैराडे के नियम पे। कौन से नियम पे, फैराडे के नियम पे। एक बात और याद रखना यहीं पे कि गंगाराम मांगे लान, गंगाराम मांगे लान। जनरेटर में कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, डायनेमो क्या होता है आप जानते ही हो, प्रेरक कुंडली क्या होता है जानते ही हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है राकेश जी, घरों में प्रयुक्त तारों को बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। घरों में जो प्रयुक्त तार होती हैं, है ना, कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, निकिल, एल्युमिनियम, लोहा, आयरन। तो हमने बताया था कि जो फर्स्ट सबसे अच्छा जो
विद्युत धारा का जो सुचालक है वो क्या है हमारे पास, चांदी। चांदी को आप क्या कहते हैं, इसे सिल्वर कहते हो क्या, मुझे बताओ, इसे सिल्वर कहते हो। सेकंड नंबर का क्या होगा, सेकंड नंबर का क्या होगा हमारे पास, कॉपर। बताया था हमने, पेपर में आता है, क्या होगा हमारे पास, कॉपर। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है हमारे पास ये विद्युत के सुचालक नहीं हैं, लेकिन हमसे एग्जामिनर क्या चाहता है कि देखते हैं कि आप क्या चुनते हैं, है ना, आपका चुनने का आधार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार क्या बना हमारे पास कि चालकता के आधार पे हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। नहीं तो आप कहोगे सर इसमें तो घरों में जो प्रयुक्त होता है एल्युमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है ना। तो आप एल्युमिनियम मतलब नहीं करोगे, आप कॉपर करोगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, आगे चलें। तो एक सवाल मैं और दूंगा आपको, और यदि नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या नहीं आ रहा है सर आपको, है ना, क्या कमी रही मेरे लाड प्यार में, ज़रा बताइएगा। सवाल ये रहा, और ये सवाल जो लगाएगा उसको एक बड़ा सा चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, चाहे कोई हो, मैं इस ज़रूर मैं दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ अपना चॉकलेट क्लेम कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप पे, जो व्हाट्सअप का जो ग्रुप बना है उस पर, टेलीग्राम चैनल पे आप क्लेम कर सकते हैं सर मेरा सवाल गलत है, सही था, मुझे आपने चॉकलेट क्यों नहीं दिया। तो चॉकलेट अच्छा सा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ इसका जवाब सही देना। ये हमारे पास ए बी हो गया। सवाल वही रहेगा कि ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, है ना। और हमारे पास हो गया 2 ओम रह गया, ये 3 ओम रह गया। ठीक है, ये भी 3 ओम रह गया, और अभी हमारे पास 3 ओम हो गया। तो तुल्य प्रतिरोध कितना है वैशाली मैम, बियॉन्ड लाइफ, राहुल जी, राकेश जी, और वैशाली विजय शंकर काली, आप सब लोग मैम बताइए, है ना। आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको ज़्यादा समझ चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिएगा, है ना, लेकिन आप बताइए। चॉकलेट की बात है ना। यदि आज आप चॉकलेट करोगे तो अगला आपका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो सुनो, ये हमारे पास कौन सा क्रम है, पहली बात देखो, समांतर क्रम है। क्यों? क्योंकि जब किसी में विभवान, अब समांतर की परिभाषा क्या होती है, इसमें भी सेम होता है लेकिन आई क्या होता है, डिफरेंट होता है। जरा देखो, यहाँ पे किसी और वाट का बल्ब लगा है, यहाँ पे देखो मान लो 10 वाट का यहाँ का जो बल्ब लगा है इसका प्रतिरोध 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, तो प्रतिरोध अलग अलग हो गया ना। तो जब प्रतिरोध अलग अलग जब प्रतिरोध अलग अलग हो गया और इनमें क्या होगी, इनमें धाराएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। इनमें जब धारा अलग अलग होगी और विभवांतर सेम होगा तो वहाँ पे समांतर क्रम होता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान समझ लो, जब किसी परिपथ में विभवांतर समान हो और धाराएं अलग अलग हों तो बताओ वहाँ पे समांतर क्रम होता है। यहाँ पे देखो, ये 3-3 वाट का बल्ब लगाया हो, मतलब यहाँ पे धारा ज़्यादा खींच रही होगी, यहाँ पे 2 वाट लगाया, 2 ओम लगाया हो। ठीक है, तो ज़रा देखो, इसको कर लेंगे हम, 1/r कंप्लीट होगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर कितना, 1/3, कहाँ लिखें, जगह भी नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1/3 प्लस के 1/3, 3 ठो है ना, तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 प्लस के, हो जाएगा 3/3। इसे हमने ऐड कर लिया, 3/3 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 2 1 3 कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। या फिर 1/r बराबर कितना, 3/2, तो r बराबर कितना, 2/3, तो r का मान कितना आ जाएगा, 2/3। तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने लोगों का होगा जल्दी बताओ आप, है ना। r का मान कितना आ जाएगा, जरा फिर से देख लो, आपको सॉल्व नहीं करने आया क्या, 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के 1/3, इन दोनों को एक साथ ले लो तो इस जगह 1/2 प्लस 1 आधार हर समान है तो अंशों को जोड़ दो तो 3/3 हो जाएगा। 3/3 बराबर कितना, 1/r, तो 3 यहाँ पे a हो गया 1, तो 1/2 प्लस 1 बराबर कितना, 1/r। इसको सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा, 1/r, ये हो जाएगा कितना, 2 1 1 1 3/2, 3/2 या फिर 2/3 r बराबर। ठीक है, चलिए, जब कुंडली की लंबाई में बिना परिवर्तन लिए कुंडली की संख्या 3 गुना कर दी जाती है तो स्वप्रेरण कितना होगा, जल्दी बताओ, है ना। तो आपको पता होगा, एक सूत्र है, नया है, आप याद रखना। ठीक है, आप याद रखना। ठीक, चुंबकत्व की बात करें तो एक बात सवाल में पहले आप ये भी जान जाओ कि लोहे का ऑक्साइड
है ना, लोहे का ऑक्साइड जो होता है हमारे पास Fe3O4, इसे ही कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। इसे कहते हैं क्या? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, इसे तो हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। मालूम है क्या? बताओ, मालूम है आपको? ठीक है, तो देखो जो होता है हमारे पास 100 पर जो यल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे फेरा कितना है? 3 गुना कर दिया गया, मतलब कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को आप याद रखना, सवाल को आप कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एकदम डिटेल में नहीं जाना है। ठीक, आपको जो प्रश्न आया है प्रश्न को टच करते हुए निकल जाना। हमने बता दिया जब भी अब आएगा कि यदि 2 गुना कर दिया जाए 4, जैसे आ गया इस सवाल बदल के, कुंडली की लंबाई में बिना परिवर्तन किए कुंडली की संख्या में 5 गुना वृद्धि कर दिया जाए, तो इसका 100 पर गुणन कितना होगा? क्या कहोगे? 5 पचे 25 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लो, ये सवाल लगाओ तो हम समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल से मस्त हो। ज़रा सोचो। बियॉन्ड लाइफ, वैशाली मैम, पिंकी, राकेश जी, बताइए सवाल का आंसर क्या होगा? आर प्रतिरोध वाले तार का गलाकर इसे आधी, जैसे मान लो कोई तार इतना लंबा है, इसे गलाकर हमने इतना लंबा आधा कर दिया, तो यहाँ ज़रा सोचो कि लंबाई यल थी, है ना, लंबाई यल थी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। ज़रा सोचो, इसको गला के आपने लंबाई को आधा किया है, लेकिन दोनों में क्या होगा? दोनों में आयतन तो समान होगा ना, दोनों में आयतन तो समान होगा ना, बताओ आयतन समान होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, यदि आप एक गिलास पानी को चाहे आप थाली में पलट दो, चाहे आप बाल्टी में गिरा दो, चाहे आप जग में भर दो, एक गिलास पानी तो उसकी क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना, कि बाल्टी में जाएगा तो 2 गिलास हो जाएगा, तो इसीलिए आयतन क्या होगा? समान होगा। आपको हमने सूत्र बताया था कि जो R होता है क्या होता है? ρL, है ना, बाई A, यही तो बताया था हमने स्टार्टिंग क्लास में। तो रो तो कांस्टेंट है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, पूरा गेम हो जाएगा इस पर। तो A = क्या हो जाएगा? L/2। अब यहाँ पे देखो, ये पहले का है और ये दूसरे का आयतन है, तो L का मान यहाँ पे लिखें क्या हो जाएगा? L का मान यहाँ पे रखेंगे तो L के स्थान पे L/2 हो जाएगा, आयतन समान है, तो यहाँ पर रखेंगे कितना? हम यहाँ पे L/2, 2 इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 टाइम्स A हो जाएगा, तो 2 इधर चला आएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? R/4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास R/4। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, ज़रा देखो कैसे, कि हमने क्या कहा कि जो लंबाई है, लंबाई आपको L/2 हो जाएगा, और आयतन समान रहेगा तो जो स्थान है एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस वहीं मान रख देंगे तो R/4 हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आता तब बताना, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप छोड़ के चले जाओगे। चालक धारा विद्युत धारा के प्रवाह की प्रक्रिया में क्या बन जाता है? चालक धारा, विद्युत धारा क्या है हमारे पास? एक अदिश राशि है, तो ये हो जाता है धनावेशित नहीं, ऋणावेशित नहीं, उदासीन हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस जब हमारे पास प्लस माइनस मिलते हैं और बिजली बन जाती है ना, लाइट जलने लगता है, तो क्या हो जाता है? एक उदासीन हो जाता है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चालक समाही तार क्या है? बताओ, चालक समाही तार क्या है? मतलब कि चालक वाला तार क्या है? ज़रा बताओ। कि जब फिर से वही बात कि हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों से इस तरह से आपने जोड़ दिया, और जब बिजली बनने लगी, है ना, जब बिजली जलने लगी, तो वो तो उदासीन हो गया ना। अब उसके अंदर आवेश कहाँ रहा? जब दोनों में रिएक्शन होगा, आपने सुना होगा कि अम्ल और क्षार मिल करके लवण और पानी बनाते हैं, जो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एक भौतिक परिभाषा है। लेकिन रासायनिक परिभाषा क्या होती है? कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन प्लस देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो एक प्लस एक माइनस जब क्रिया होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, लवण तथा पानी बनते हैं। रिएक्शन दिखाऊं क्या? ठीक है, केमिस्ट्री में दिखाएंगे। ठीक है, प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किससे संदर्भित है? देखो इसकी 4 पट्टियां हैं। ठीक है ना, 4 पट्टियां में हर बार चौथी पट्टी ही पूछा जाता है। प्रतिरोधकता मतलब होता है रुकावट। कलर कोड में आपने कभी साइंस में लैब में गए होंगे तो वहाँ पे आप कलर कोड में पट्टियाँ देखी गई होंगी, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिरोधकता पदार्थ ये भी नहीं है, प्रतिरोधकता का कुलमान ये भी नहीं है, 10 शक्ति ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सहनशीलता स्तर, प्रतिरोधी क्षमता स्तर। ठीक, क्योंकि कलर कोडिंग से हम पता करते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है और ये लाइट कितनी डेंजरस है। ठीक है, विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जरा बताओ कि जो विद्युत के कारण यदि आग लगी है तो उसे जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि
तार क्षतिग्रस्त हो सकता है? नहीं भाई, ज़िंदगी प्यारी है ना, तार से क्या मतलब है। यह विद्युत अपघटन का कारण बन सकता है? नहीं। जल का अपघटन का कारण बन सकता है? ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये विद्युत अद्यात का कारण बन सकता है, ये बात सही, लेकिन अद्यात क्या है सर? देखो, जब भी हमारे पास देखो हमारे पास जो आग होती है वो 4 कैटेगरी की होती है, A B C D। जब कोई लकड़ी से आग लगती है, जिसे आप पानी डाल के बुझा देते हो, A कैटेगरी में आता है, आपने बालू डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। B टाइप में यदि पानी में आग लगती है, जैसे पेट्रोलियम में आग लगी है ना। अभी हाल ही में अपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि सोनभद्र में कोई मतलब कि समरसीबल में आग लग गई थी, क्योंकि उसमें पेट्रोलियम खनिज मिला था, ऐसे करके न्यूज़ में आया था चैनल। राहुल जी अच्छे से बताएंगे इस बात को। तो अद्यात का मतलब कि ये बिल्कुल से मृत्यु का कारण बन जाता है, ठीक है ना। हिंदी वर्ड है तो इसलिए आपको अनोखा लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि पानी से बुझाएंगे तो क्या होगा, ये अद्यात का कारण बन जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम पानी से आग बिल्कुल भी नहीं बुझाना चाहिए, कभी भी, ठीक है। जल अपघटन केमिस्ट्री की वजह से होता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में होता है जल अपघटन, केमिकल्स की वजह से। हालांकि पानी भी है, पानी भी H2O है, केमिकल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इस सवाल का जवाब दीजिए आप, यह आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। आज तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है, तो आई एम सो सॉरी कि मतलब खैर चलिए कोई नहीं, ये तो पर्सनल बातें हैं, आपसे क्या बताऊं। मल्टीमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो मल्टीमीटर क्या होता है? धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, तो इनमें से सभी, ठीक है। एक रीज़न ये भी होता है कि सेशन को ज़्यादा नहीं देखा जाता, कुछ ही बच्चे हैं, 3 4 5 बच्चे हैं जो रेगुलर रहते हैं क्लास में, बाकी लोग बाद में देखते हैं, मुझे खुशी के बाद में वो लोग देखते हैं, लेकिन PDF के थ्रू आप रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्स भी मतलब ठीक है, कोई नहीं, ठीक है सब। तो आज के लिए बस इतना ही है ना, और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे जल्द ही। हम लोग का ज्योग्राफी शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि साइंस चल रहा है तो आपको पता है कि जनरल साइंस जो होता है सबसे मैक्सिमम पार्ट रेलवे कवर करता है, तो इसलिए सबको पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। तो हम लोग जल्द ही फिजिक्स को ख़त्म करने के बाद में केमिस्ट्री बायो ना ख़त्म करके सबसे पहले हम लोग साइंस ही ख़त्म करेंगे। या फिर आप कमेंट बॉक्स में ये भी कर दीजिए कि जिस टॉपिक से सवाल बनता है उसी टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाए क्या, एक तरफ ना ख़त्म करके, बताइए। ये भी सवाल हालांकि आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि सभी सवाल आए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो मोस्ट चांस रहते हैं आने के लिए, क्या उसी पे वीडियो मतलब कि क्लास को लेकर आया जाए क्या, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।